काठमांडू के मेयर बालन शॉ एक ऐसा नाम जो अक्सर अपने बयानों से सियासी गलियारों में आग लगा देता है, पर पिछले कुछ समय से वो काफी खामोश है। तो सवाल ये उठता है कि इस खामोशी के पीछे आखिर क्या पक रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बालेन के इस सोशल मीडिया पोस्ट से। यहाँ उन्होंने सीधे सीधे नेपाल के सत्ता के केंद्र यानी सिंह दरबार में आग लगाने की धमकी दे डाली थी। इस एक बयान ने ही उनके बेखौफ और टकराव वाले अंदाज को सबके सामने लाकर रख दिया था। अब देखिए मजे की बात यहाँ से शुरू होती है। बालेन के शब्दों और उनकी खामोशी के बीच एक गहरा विरोधाभास है। सिंह दरबार जलाने की धमकी दी, पर जब सच में आग लगी तो वो चुप थे। संसद भंग करने की वकालत की, पर जब संसद भंग हुई तो भी वो चुप रहे। और अब जब अपनी पार्टी बनाने की बात आती है तब भी वो पूरी तरह से खामोश हैं। तो यही वो पहेली है। आखिर बालेन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये खामोशी किसी बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर कुछ और? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले बालेन की हैसियत और उस राजनीतिक खेल को समझना होगा जिसके वो एक अहम खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बालेन कोई ऐरे गहरे नेता नहीं है। उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल है। सोचिए, उन्होंने स्थापित पार्टियों को धूल चटाते हुए अपने दम पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये दिखाता है कि लोग मौजूदा व्यवस्था से कितना तंग आ चुके हैं और उन्हें बालेन में उम्मीद की एक किरण दिखती है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। स्थापित राजनीतिक दलों की दीवारें बहुत मजबूत हैं। उनकी जड़ें हर गली मोहल्ले तक फैली हुई हैं। वो वोटरों को डराते धमकाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं और सत्ता में बैठे उनके नेता हर सजा से बच निकलते हैं, क्योंकि उनके लिए पार्टी का हित देश से हमेशा बड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सारा खेल तो नंबरों का है। सरकार बनाने के लिए 138 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। किसी भी नई पार्टी या उम्मीदवार के लिए इसे छूना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे सिर्फ लोकप्रियता के दम पर नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्या बालेन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? शायद नहीं। एक थियोरी ये कहती है कि बालेन की खामोशी एक बहुत बड़े और सोचे समझे कानूनी दांव का हिस्सा है। और इस रणनीति के 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहले, गृह मंत्री ओम प्रकाश अरियाल, जो कभी बालेन के ही कानूनी सलाहकार थे। दूसरे, सीआईबी चीफ मनोज केसी, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे, गौरी बहादुर कार्की, एक जांच आयोग के प्रमुख, जिनका निशाना सीधे बड़े नेताओं पर है। और जरा गौरी बहादुर कार्की का ये बयान सुनिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनका मकसद साफ है, बड़े नेताओं को कानून के कटघरे में खड़ा करना। तो क्या बालेन का पूरा गेम प्लान इन्हीं 3 महीनों पर टिका है? सोचिए, इस आयोग के पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर ये आयोग पुराने नेताओं को उनके किए की सजा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो पूरी राजनीतिक बिसात ही पलट जाएगी और तब बालेन जैसे नए चेहरों के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन रुकिए, एक और थ्योरी है जो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी है। क्या हो अगर बालेन का मकसद सिर्फ एक नई पार्टी बनाना हो ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदलना हो? जरा इस बात पर गौर कीजिए। चुनाव प्रचार के दौरान बालेन ने मैं की जगह हम शब्द का इस्तेमाल किया। नेपाल में ऐसा कौन करता था? पूर्व राजा ज्ञानेंद्र, जो खुद को एक व्यक्ति नहीं बल्कि राजशाही नाम की एक संस्था मानते थे। तो क्या बालेन भी खुद को एक व्यक्ति से बढ़कर एक नई व्यवस्था का प्रतीक मान रहे हैं? तो शायद उनका असली मकसद एक नई पार्टी बनाना नहीं, बल्कि सीधे निर्वाचित कार्यकारी की व्यवस्था लाना है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रधानमंत्री को सांसद नहीं बल्कि देश की जनता सीधे चुनेगी। अगर ऐसा हुआ तो पार्टियों का ये जोड़ तोड़ का खेल ही खत्म हो जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं कड़वे सच पर। क्या कोई एक नया नेता, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, इस गहरी जमी हुई मशीन को सच में बदल सकता है? चलिए अब जरा सीधी बात करते हैं। सरकार में नए चेहरे आए, कुछ हंगामा भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या इससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई? क्या लाइसेंस आसानी से बन रहा है? नहीं। क्या सरकारी दफ्तरों में लाइनें खत्म हुई हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एयरपोर्ट पर पार्किंग की लूट बंद हुई? इसका जवाब भी नहीं है। इससे पता चलता है कि सिर्फ चेहरे बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। ये कोट इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। सिंह दरबार के कुछ कमरे जलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि असली ताकत
यानी पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था आज भी वही काबिज है। तो असल में नए मंत्री बदलाव क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो नौकरशाही है वो पुराने नेताओं की ही बिठाई हुई है। जरा सोचिए, क्या ओली के नियुक्त किए गए सचिव उनके खिलाफ फाइल खोलेंगे? क्या देओबा के सचिव उस घोटाले की जांच करेंगे जिस पर खुद देओबा ने दस्तखत किए थे? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, नेपाल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। सीईओ तो बदल जाता है, लेकिन स्टाफ तो वही पुराना है जो पुराने बॉस का वफादार है। और नतीजा, कंपनी पहले की तरह ही चलती रहती है, कोई असली बदलाव नहीं आता। और यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर सिस्टम को चलाने वाले कर्मचारी कभी नहीं बदलते तो क्या सिर्फ एक नया सीईओ लाने से कोई फर्क पड़ता है? बालेम शाह चाहे कोई भी खिचड़ी पका रहे हों, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक असली बदलाव तो एक सपना ही रहेगा।